हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय एडम स्मिथ सर। सो आज हम लोगों का टॉपिक है रिकार्डो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। आखिर रिकार्डो सर की थ्योरी क्या थी और इनकी थ्योरी एडम स्मिथ सर के बाद क्यों आई। तो कोई ना कोई क्रिटिसिज्म रहा ही होगा एडम स्मिथ सर की थ्योरी में, तभी रिकार्डो थ्योरी आई। पहले जान लेते हैं कब आई। इट केम इन 1817। इट वॉज गिवन इन हिज बुक नेम the principle of political economy and taxation। ये इनकी बुक का नाम है। इस बुक में ही इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्यों दी थी। तो एडम स्मिथ सर की थ्योरी में कई सारे क्रिटिसिज्म्स थे। उनको ये भी बताया गया था कि इट इज़ नॉट अ मॉडल ऑफ द ग्रोथ, इट इज़ नॉट अ मॉडल ऑफ द ग्रोथ, इट इज़ ओनली प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो क्रिटिसिज्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो था वो ये बताया गया था कि ही टॉक्ड अबाउट द रिजिड सोसाइटी। रिजिड सोसाइटी की बात की थी उन्होंने एडम स्मिथ सर ने। अब रिजिड सोसाइटी का यहाँ पे मतलब क्या है कि वैसे कि देखा कि एडम स्मिथ सर ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट थे और आसपास का जो एरिया था वो यूरोप का ही था। तो वहाँ पे ये महसूस किया गया था कि जो उन्होंने सोसाइटी कंसीडर की थी वो कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स और वर्क लेबरर्स को इंक्लूड किया था। बस यही तीन लोग उन्होंने बेसिकली इंक्लूड किया था। जो मिडिल क्लास है उसके इन्फ्लुएंस को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आज के टाइम में एज वी ऑल नो कि मिडिल क्लास का ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो इन्होंने रिजिड सोसाइटी के बारे में डिस्कस नहीं किया था। दूसरा इन्होंने बताया कि इनका मॉडल जो था वो स्टैटिक था। कैसा मॉडल था? स्टैटिक मॉडल था। स्टैटिक मॉडल का क्रिटिसिज्म प्रोफेसर स्कूम्पिटर सर ने किया था। प्रोफेसर स्कूम्पिटर सर ने बताया था कि इट इज़ नॉट द मॉडल ऑफ द ग्रोथ, इट इज़ ओनली द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ। मतलब ये ग्रोथ का मॉडल नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ है। बट क्यों है? क्योंकि जो सीक्वेंस इन्होंने बताया था किसी भी कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, वो उन्होंने बताया था कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा बात करते हैं, इग्नोर द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इग्नोर द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एडम स्मिथ सर ने अपने मॉडल में एंटरप्रेन्योरशिप का जो रोल था वो इग्नोर किया। अब हम लोग जानते हैं कि आज जो कोई भी अगर एक कंट्री डेवलप्ड है या कोई भी कंट्री इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है तो एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल है। एंटरप्रेन्योरशिप ही है जो कई सारे इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी लाता है कंट्री में और ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट भी गेन करता है और वही प्रॉफिट धीरे धीरे गेन करते हुए आगे इन्वेस्टमेंट करेगा और कंट्री में इकोनॉमिक प्रोग्रेस लाएगा। चौथा, हम लोग को पता है कि एडम स्मिथ सर ने फ्री सोसाइटी की बात की थी और फ्री सोसाइटी में उन्होंने कहा था कि कोई भी कंट्री है या किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है तो उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। क्यों? ताकि लेबर्स जो हैं वो अपना 100% तभी दे पाएंगे। लेकिन आज के रोल में ऐसा मुश्किल है। सो ही इग्नोर्ड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ही इग्नोर्ड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। गवर्नमेंट के रोल को इन्होंने इग्नोर किया। किसमें? इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। दो चीजें और। पहला क्या? इन्होंने अनरियलिस्टिक एजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इन्होंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रहेगा और जो मार्केट है उसमें इनविजिबल पावर्स रहेंगी जिसके तहत जो भी प्राइसेस होगी गुड्स की वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। सो अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का अनरियलिस्टिक एजम्पशन किया था इन्होंने। फिर नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ स्टेशनरी स्टेज। ऐसा माना गया था बाद में कई सारे इकोनॉमिस्ट का
जो स्टेशनरी स्टेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि प्रॉफिट के कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होगा, फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन फॉर्म नहीं होगा, वही जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया था वो उसका अनरियलिस्टिक एजम्पशंस लिया था। किसने? एडम स्मिथ सर ने। ऐसा क्रिटिसाइज किया गया किसके द्वारा? फर्दर जो इकोनॉमिस्ट आए उनके द्वारा। So these all are the criticisms by which the model of classical theory of development given by Adam Smith sir was not considered suitable for the economic progress. अब बात करते हैं रिकार्डो सर की थ्योरी पर, इसमें आगे बढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिकार्डो सर की थ्योरी सभी को पता है। रिकार्डो सर की थ्योरी सभी को पता है, 1817 में आई। इनकी किताब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में इन्होंने अपनी किताब में अपना थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिकार्डो सर को श्रमिकों का मसीहा कहा जाता है। श्रमिकों का तो मसीहा ऑफ द लेबर फोर्स। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फार्म प्रोड्यूस होता था, जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सेक्टर फॉर द इकोनॉमी टू डेवलप। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि जो फार्म प्रोड्यूस है उसका डिटरमिन, उसके प्राइस का डिटरमिन कैसे होगा। तो उन्होंने बताया लेबर कॉस्ट फार्म प्रोड्यूस बीइंग डिटरमाइंड बाय द लेबर कॉस्ट। फार्म प्रोड्यूस जो है वो किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, किसके द्वारा डिटरमिन किया जाएगा? इट इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय द लेबर कॉस्ट। ये बताया था डेविड रिकार्डो सर ने अपनी थ्योरी में। इन्होंने एक चीज और बताई थी, इनकी थ्योरी दो लोगों से इन्फ्लुएंस हुई है। पहले कैपिटल एक्यूमुलेशन, जो कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन उसको भी कहते हैं, ये कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑफ एडम स्मिथ सर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑफ एडम स्मिथ सर एंड मार्थस पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। वैसे मार्थस सर की जो थ्योरी है वो बेसिकली पॉपुलेशन पे भी है, बट उनकी एक थ्योरी डेवलपमेंट पे भी है। तो ये लोग डेविड रिकार्डो सर जो थे वो मार्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से भी प्रभावित थे। मार्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग ज्यादातर मार्थस को पॉपुलेशन की थ्योरी से ही जानते हैं। उनका ये मानना था पॉपुलेशन की थ्योरी में कि पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से बढ़ती है एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ती है, लाइक 2, 4, 8, 16, 32। और जो फूड रिसोर्सेज हैं, जो खाने की वस्तुएं हैं, फूड ग्रेन्स हैं, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ती है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। सो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है वो हम लोग बाद में अभी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल हमें रिकार्डो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में ध्यान देना है। सो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टू एडम स्मिथ sir capital accumulation and Malthus theory of population. Adam Smith sir capital accumulation and Malthus theory of population से ये प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट बात एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है मार्थस रिकार्डो सर की जो थ्योरी थी वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने लॉन्ग रन के लिए डेवलपिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे रखा जाए ये इन्होंने बताया था। लॉन्ग रन के लिए डेवलपिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डेवलपिंग मैंने डेवलप्ड की बात नहीं की यहाँ पे, डेवलपिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डेवलपिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे ऑब्टेन किया जाए ये इन्होंने बताया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल है और अनस्टेबल है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, कई सारे टाइप के हैं, वो उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल आप स्टेबल जान लीजिए। मतलब स्टेबल का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कटोरा है, यहाँ पे एक बॉल पड़ी हुई है, कटोरे को चाहे ऐसे हिलाइए चाहे ऐसे हिलाइए, बॉल आके वहीं पे आके बाद में स्टेबल हो जाएगी। और मान लीजिए अनस्टेबल की बात कर देते हैं यहीं पे, तो कटोरे को उल्टा कर दीजिए, बॉल यहाँ डाल दीजिए,
तो अगर आप हिलाएंगे तो बॉल तुरंत गिर जाएगी और अपने पुराने स्टेज में पहुंच नहीं पाएगी. सो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. फर्दर एजम्पशंस है रिकार्डो सर की थ्योरी में, वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ. एजम्पशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरी में, क्योंकि पूरी एजम्पशंस पे ही थ्योरी बेस्ड है. So these are the assumptions of the Ricardo theory of development. तो सबसे पहला assumption है supply of land is constant. As we all know कि पहले टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता था, तो उसमें लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है. तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लैंड को सर ने कांस्टेंट रखा है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, इसको मैं अभी बाद में डिस्क्राइब करूँगा. Next point is the perfect competition market. There are many types of market like monopoly, duopoly, oligopoly, monopolistic, and one of those is the perfect competition market. Perfect competition market क्या है? इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड नहीं होती है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा. एंट्री एंड एग्जिट इन दिस मार्केट इज फ्री एंड the product is the homogeneous. So this is the perfect competition market. जब हम लोग बाद में इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. Then capital accumulation is the result of profit, as it is the most important factor for the economic progress. The capital accumulation, and it is all, as all we know, it is the result of the profit. Yes, wages to the labor are given at the सबसिस्टेंस लेवल. सबसिस्टेंस लेवल पे दी जाती है ताकि वो अपने परिवार का और खुद का बस भरण पोषण कर सके, इसलिए सबसिस्टेंस लेवल पे दी जाती है. बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसिस्टेंस लेवल पर ही क्यों दी जाती है, क्योंकि ये माना जाता था पहले टाइम में कि जब लेबर्स को वेजेस ज़्यादा मिलेंगी तो वो अच्छे फूड्स, जैसे कि वी कैन से हाईली कॉस्टली फूड्स का कंजप्शन स्टार्ट कर देगा, और जब उसका कंजप्शन स्टार्ट कर देगा तो लेबर आलसी हो जाएगा, और अगर आलसी हो जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा. तो कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा. सो द वेजेस एट द सबसिस्टेंस लेवल. लैंड एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट. देन वेजेस डिपेंड अपॉन वेज फंड. एज वी ऑल नो, वेज फंड जितना होगा उतनी डिपेंड करेगा वेजेस लेबर्स की. देन कैपिटल होमोजेनिटी, टेक्निकल नॉलेज इज गिवन, and supply of labor is constant. So these are the assumptions which have been given by the Ricardo theory in the Ricardo theory of development. So हम लोग assumption से अब आगे बढ़ते हैं इसी थ्योरी में. इसी थ्योरी में रिकार्डो सर ने एग्रीकल्चर को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना था. किसको? एग्रीकल्चर को, क्योंकि उनका ये मानना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी सेक्टर. As the other sectors like the industrial sector today, the other sectors like the industrial sector and the service sector totally depend upon the agriculture sector. So he considered agriculture sector as the most important sector. Agriculture sector को most important sector बताया रिकार्डो सर ने. ये भी फ्री ट्रेड के प्रमोशन के साथ थे. फ्री ट्रेड होना चाहिए व्यापार में, फ्री ट्रेड के सपोर्टर थे. अगला पॉइंट, इनका ये मानना था कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो मिनिमम होना चाहिए. बिल्कुल डिनाई नहीं किया, बट इनका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो मिनिमम होना चाहिए. लाइक मिनिमम टैक्सेशन फॉर दी. अब मिनिमम टैक्सेशन होगा तभी एंटरप्रेन्योर जो होगा वो प्रोडक्शन ज़्यादा करने में प्रोत्साहित होगा. सो ये उनका मानना था. मिनिमम टैक्सेशन, फ्री ट्रेड प्रमोशन, एग्रीकल्चर सेक्टर ही कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर. नेक्स्ट पॉइंट, रिकार्डो सर ने तीन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना था इकोनॉमिक प्रोग्रेस में. द फर्स्ट वन इज द कैपिटलिस्ट, द सेकेंड वन इज द लैंडलॉर्ड एंड द थर्ड वन इज द लेबर. अब इन्हीं तीनों को इसलिए माना क्योंकि कैपिटलिस्ट, क्योंकि जो टोटल नेशनल आउटपुट है किसी भी कंट्री का, जो टोटल नेशनल आउटपुट है, जैसे टोटल नेशनल इनकम है, वो उस टाइम मानी जाती थी कि रेंट व लेबर्स की वेजेस और कैपिटलिस्ट की प्रॉफिट्स को जोड़ के बनती है. तो ये मान सकते हैं कि टोटल आउटपुट जो है वो तीन हिस्सों में बटा है.
टोटल आउटपुट ऑफ अ कंट्री 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट रेंट्स, दूसरा पार्ट वेजेस, और उसको नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तीसरा पार्ट मान लीजिए, थर्ड पार्ट है प्रॉफिट्स। टोटल नेशनल आउटपुट जो किसी भी कंट्री का है वो 3 पार्ट में रहता है, वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट कलेक्टेड बाय कैपिटलिस्ट, एज वी ऑल नो capitalist holds the profit of a country. Wages given to laborers. Wages are given to laborers and rents is being collected by the landlords. So these are the points which रिकार्डो सर कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं, रिकार्डो सर ने कई और चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट माना था अपनी थ्योरी में। सबसे पहला कैपिटल एक्यूमुलेशन और दूसरा प्रॉफिट रेट। कैपिटल एक्यूमुलेशन और प्रॉफिट रेट, वैसे इन तीनों के बीच एक डायग्राम भी है, उसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। कैपिटल एक्यूमुलेशन एक थ्योरी पार्ट है, मैं उसको अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। इस डायग्राम को प्लीज सभी लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफ है, दिस इज द वेजेस, ये रेंट वाली वेज है, प्रॉफिट वेज। Wages and this is the profit। ये बताया गया था, रिकार्डो सर ने ये बताया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में होगा तो उस टाइम वेजेस कांस्टेंट रहेंगी, रेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होना शुरू कर देगा। तभी बाद में इकोनॉमी में स्टेशनरी स्टेज आता है, किस वजह से? प्रॉफिट डिक्लाइन होने की वजह से। और जब स्टेशनरी स्टेज आएगा तो स्टैग्नेंट हो जाएगी इकोनॉमी। और स्टेशनरी स्टेज क्या है वो मैं अभी बताऊंगा तुरंत। रिकार्डो सर का स्टेशनरी स्टेज इज डिफरेंट एंड एडम स्मिथ सर का स्टेशनरी स्टेज इज डिफरेंट। Profit decline during the economic development process. Profit declines, wages remains constant, and rent becomes increases. इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ। अब बात करते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन की। सर ने बताया था which is very important for the any country's development। ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा पहले बताएंगे, वरना उसको बाद में ही बताना था। कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब 2 पॉइंट थे, पहला कैपिटल एक्यूमुलेशन, दूसरा प्रॉफिट रेट। इन दोनों से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, वो इस कंट्री में स्टार्ट हो जाएगा। पहला है कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इट इज द मेन कंपोनेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन सब की थ्योरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बेस्ड है, और जितने भी न्यू मतलब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, कीन्सियन इकोनॉमिस्ट थे, उनकी थ्योरी इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। अब कैपिटल एक्यूमुलेशन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है।
पहला कैपेसिटी टू सेव, इनकी थ्योरी में थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा विल टू सेव, मतलब जो चाह रहा है सेव करना। सबको पता चल गया होगा, ये कैपिटलिस्ट करेगा और वो विल जो है लेबर या अलग सोसाइटी करेगी, और ये कैपिटलिस्ट करेगा। कैपिटलिस्ट कब करेगा? जब उसको प्रॉफिट होगा। डन बाय कैपिटलिस्ट व्हेन ही अर्न्स प्रॉफिट। व्हाट इज कैपिटल एक्यूमुलेशन? जो डिटेल वाला है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। इसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो कैपेसिटी है सेव करने की, कैपिटल एक्यूमुलेशन जिससे फॉर्म होगा, वो मेन कैपिटलिस्ट करेगा। और जो विल टू सेव, जो इच्छा रखना चाहता है सेविंग की, या जो सेव करना चाहता है, इट इज बीइंग डन बाय द लेबर साइड अदर देन द कैपिटलिस्ट। एक चीज और यहाँ पे बताएंगे कि सेविंग्स जो है सोसाइटी में, रिकार्डो सर ने बताया था, सेविंग्स इन द सोसाइटी इज डन ओनली बाय कैपिटलिस्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटलिस्ट ही क्यों सेविंग करता है? लैंडलॉर्ड और लेबर सेविंग क्यों नहीं करते हैं? ये माना जाता है लैंडलॉर्ड को जो रेंट मिलता है, वेजेस जो लेबर को मिलती हैं, वो दोनों पूरा उसे कंज्यूम कर जाते हैं, सेविंग में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जब कैपिटलिस्ट सेव करेगा और सेविंग से फिर इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन से लेबर बढ़ेंगे इंडस्ट्रीज में, एंड फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो ये कैपिटल एक्यूमुलेशन का पॉइंट है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसी थ्योरी में समझेंगे, प्रॉफिट रेट। व्हाट इज द प्रॉफिट रेट? What is the profit rate? Profit rate, ठीक है। बेसिकली इट इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशियो किस चीज का है? प्रॉफिट का और कैपिटल एम्प्लॉयड का। रेट से डिफाइन है, नाम से डिफाइन है, रेशियो of profit and capital incurred, and it is the one of the most important component for the capital accumulation. कैपिटल एक्यूमुलेशन से ही कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। सो प्रॉफिट रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द कैपिटल एक्यूमुलेशन। सो और सबको पता है कि जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से फर्दर लेबर फोर्स जो है वो बढ़ेंगी और सारी इंडस्ट्रीज लगेगी, एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा किसी भी कंट्री में। दीज आर द पॉइंट्स विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ और मैं उस ग्राफ में मैंने बताया था कि जो रेट्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं तो प्रॉफिट डिक्लाइंस, या प्रॉफिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रॉफिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेज। क्यों है? जितना ज़्यादा वेज बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट घटेगा, जितना ज़्यादा वेज बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट घटेगा। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा पॉइंट हो गया। एक बार ग्राफ को फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आया इस बार डिटेल में बता देंगे।
दिस इज द वेज रेट, दिस इज द रेंट, दिस इज द प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट डिक्लाइन होने का मेन रीज़न यहाँ पर सिर्फ वेज रेट के कांस्टेंट रहने का और रेंट को पे करने का, क्योंकि अभी लोग को पता है प्रॉफिट जो है कैपिटलिस्ट को मिलता है। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जब वो लैंड लेगा, किससे? लैंडलॉर्ड से। अगर लैंड ले रहा है लैंडलॉर्ड से तो उसको रेंट देगा, लेबर्स को एम्प्लॉय करेगा, इफ़ लेबर्स को एम्प्लॉय करेगा तो उनको वेजेस देगा। अब जैसे ही ये धीरे धीरे बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट डिक्लाइन अपने आप कर ही जाएगा, इसमें कोई भी डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। वेजेस and it is rent. So this is the most important, आपको बता दिया है प्रॉफिट रेट क्या होता है, and then further we are going to discuss अब हम लोग बस स्टेशनरी स्टेज में पढ़ेंगे इसकी। what is the stationary स्टेज? आखिर ये डेविड रिकार्डो सर की स्टेशनरी स्टेज इज फार डिफरेंट फ्रॉम दी एडम स्मिथ सर स्टेशनरी स्टेज। तो हम लोग स्टेशनरी स्टेज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें ये बताएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जब वो फर्दर प्रोसीड करेगा, व्हेन इट विल प्रोसीड, आज भी हम लोग धीरे धीरे कोई भी प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जब वो इंक्रीज करेगा तो उसमें वेज रेट बढ़ जाएंगी एंड प्रॉफिट विल फॉल। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि वेज जो है वो कांस्टेंट रहते हैं और प्रॉफिट डिक्लाइन क्यों होता है, क्योंकि वेज रेट के बढ़ने से और भी कई कारण हैं कि जिसके कारण प्रॉफिट डिक्लाइन होता है। तो जैसे मैक्सिमम टैक्सेशन, जैसे टैक्स ज़्यादा दिया उस वजह से भी प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकता है, एंड देयर आर एंड नंबर्स ऑफ रीजन प्रॉफिट को डिक्लाइन करने के रीजन्स। बट यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, जो रिकार्डो सर का मानना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब प्रोसीड करेगा, उसने स्टार्ट तो कर दिया, बट व्हेन इट विल प्रोसीड फर्दर, तो क्या एज वी ऑल नो कि कैपिटलिस्ट की एक ही या एंटरप्रेन्योर की एक ही मूल मंत्र होता है प्रॉफिट जनरेशन, हाई प्रॉफिट। वो कैसे हाई प्रॉफिट करेगा? जब हाई प्रॉफिट करना चाहेगा तो ऑब्वियसली कि इन्वेस्टमेंट भी हाई होगा, और जब इन्वेस्टमेंट हाई होना चाहिए तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है या सेविंग्स है उसको भी हाई होनी पड़ेगी। सो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है जब वो आगे बढ़ेगा तो प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कंट्री जब डेवलप्ड हो जाएगी तो उसके पास फिर वो फर्दर ग्रोथ मॉडल आएगा कि उस ग्रोथ को कैसे स्टडी मेंटेन करें। फिलहाल ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रोथ नहीं पढ़ रहे हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब प्रोसीड करेगा तो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगी, वेज रेट बढ़ जाएगी, वेज रेट विल इंक्रीज। जब वेज रेट बढ़ेंगी तो धीरे धीरे जो है फर्दर कोई भी कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा, और जब कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो स्टैग्नेंट में आ जाएगी इकोनॉमी। तो हम लोग अब इसी को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले कैपिटल एक्यूमुलेशन अगर राइज होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन के पहले इन्वेस्टमेंट राइज होता है, तभी कैपिटल एक्यूमुलेशन। सो कैपिटल एक्यूमुलेशन से स्टार्ट करते हैं। देन कैपिटल एक्यूमुलेशन विल राइज, देन टोटल आउटपुट विल आल्सो राइज। अब टोटल आउटपुट भाई कब राइज होगा? टोटल आउटपुट जो है वो कब बढ़ेगा? जब ज़्यादा लेबर्स होंगे, ज़्यादा लेबर्स तो मोर वेजेस, जो वेजेस बढ़ेंगी, जब वेजेस बढ़ेगी ज़्यादा लेबर आएंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज फॉर प्रोड्यूस। पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंफीरियर लैंड्स होंगी
वो भी कल्टीवेशन में आ जाएगी। अब ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, कैसे फर्दर बढ़ेगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन से पहले इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना, और इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब सेविंग्स होंगी, जब प्रॉफिट्स होगा। अब इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्यूमुलेशन, total output increase, wages will also increase, population will increase, then demand, it will increase demand, and inferior land which is not under the cultivation, it will come under the cultivation. उतनी प्रोडक्ट, inferior land का यहाँ पे मतलब ये है जो प्रोडक्टिविटी सुपीरियर लैंड से मिलती है। लेट अस सपोज कि 1 एकड़ लैंड से हम लोगों को 1 टन वीट प्रोड्यूस हो रहा है अच्छी वाली लैंड से। अब इंफीरियर लैंड से 1 टन नहीं, थोड़ा कम, मीन्स 700 kgs या 0.7-0.8 टन होगा। सो यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी स्टेज की बात कर लेते हैं। जो रिकार्डो सर ने बताया था, उन्होंने बताया था जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस फर्दर प्रोसीड करेगा तो प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, एंड प्रॉफिट विल डिक्लाइन, लो इन्वेस्टमेंट सॉरी, इन्वेस्टमेंट लो होगा, कैपिटल फॉर्मेशन लो होगा, कैपिटल फॉर्मेशन के लो होने से वर्कर्स को वेजेस लो मिलेंगी, जब वर्कर को वेजेस लो मिलेंगी, वर्कर आउटपुट, टोटल आउटपुट कम होगा, टोटल आउटपुट कम होगा तो पर कैपिटल इनकम भी कम होगी। जब पर कैपिटल इनकम लो होगी देन टोटल आउटपुट लो, पर कैपिटल इनकम लो, तो प्रोडक्शन इकोनॉमी में कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट इन इकोनॉमी। और जब प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाएगा तो कोई भी प्रोसेस फर्दर नहीं होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। प्रोडक्शन के कांस्टेंट होने से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, कोई सेल नहीं होगी, और जब प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा कैपिटलिस्ट के लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेगा, कोई सेविंग नहीं करेगा, एंड देन नो कैपिटल फॉर्मेशन। सो दिस इज द स्टेशनरी स्टेज ऑफ डेविड रिकार्डो सर in his book The Principle of Political Economy and Taxation in 1870। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे माल्थस थ्योरी। नेक्स्ट टाइम में हम लोग माल्थस थ्योरी डिस्कस करेंगे, और डेली अब मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स भी पढ़ाता रहूँगा छोटे छोटे वीडियोस में, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी और फर्दर जो भी हैं जिसमें इकोनॉमिक्स आती है उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए अगर किसी को बुक भी चाहिए तो प्रोफेसर SN लाल सर की ले लें, वो हालांकि हिंदी मीडियम में है बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। सो अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग रिकार्डो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इस टर्म में हो गई है। नेक्स्ट टर्म में हम लोग माल्थस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। वो भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, बट उनकी जो थ्योरी है वो बेसिकली डेवलपमेंट की नहीं पॉपुलेशन की थी, बट उनको डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी गई है, मतलब मोर एम्फेसिस वाज गिवन ऑन दी पॉपुलेशन रादर देन दी डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट टाइम में हम लोग अब माल्थस थ्योरी पढ़ेंगे, एंड इंडियन इकोनॉमी की जो कुछ क्वेश्चंस जैसे कुछ टॉपिक्स हैं धीरे धीरे उसको भी डेली आप कवर करते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।